हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 7 जो कि है फंडामेंटल राइट्स, उसको हम कवर करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड 4 पार्ट्स जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आर्टिकल 19 तक हमने कवर कर लिया है एंड इस पार्ट 5 में हम आर्टिकल 20 से स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ गई हो। फिर भी अगर कोई डाउट आपको क्लियर लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 20, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। यानी कोई भी ऑफेंस आपने किया है तो उसके तहत आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम आर्टिकल नंबर 20 करता है। तो आर्टिकल नंबर 20 बेसिकली कहता है कि वो प्रोटेक्शन करेगा आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड पर्सन। मतलब ऐसा कोई पर्सन जो अक्यूज्ड है, ठीक है, कि अगर मान लो उस पर कुछ कार्यवाही चल रही है तो उस कार्यवाही में अगर कोई भी पर्सन उसको आर्बिट्रीली यानी इलॉजिकली कोई पनिशमेंट देता है, मतलब अपराध तो उसने वैसा नहीं किया बट कुछ और ही अपराध का कोई और ही बेसिकली सज़ा उसको सुनाई जा रही है, अगर ऐसा कुछ होता है, या फिर एक्सेसिव पनिशमेंट यानी जो पनिशमेंट उसके लिए प्रिस्क्राइब की गई थी उससे ज़्यादा उसे अगर पनिशमेंट मिल रही है, तो उस केस में आर्टिकल नंबर 20 आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा उस अक्यूज्ड पर्सन को। अब बेसिकली बात करते हैं क्या ये सिर्फ हमारे सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे हमारे इंडिया के सिटीज़न हो या फिर कोई भी फॉरेनर हो या फिर कोई भी लीगल पर्सन हो जो हमारी कंट्री में किसी कंपनी में काम करता है या फिर किसी कॉरपोरेशन में काम करता है, तो उनको भी इस आर्टिकल के थ्रू प्रोटेक्शन मिलेगी। अब हम इसमें 3 चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। पहला है नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ, सेकंड है नो डबल जियोपार्डी एंड थर्ड है नो सेल्फ इंक्रिमेशन। सबसे पहले हम देखते हैं नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ क्या होता है। तो ये एक ऐसा लॉ होता है जो इम्पोज करता है पेनल्टी को रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो आज की डेट में पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है, और आज की डेट में जब लॉ पास कर रही है तो उसमें लिखे हुए जितने भी प्रोविजंस हैं कि वो किस लॉ बेसिकली किस चीज़ के लिए लाया जा रहा है, उसके क्या क्या पनिशमेंट हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, मतलब जो भी उस लॉ में लिखा हुआ है, अगर वो लॉ बेसिकली लाया गया आज की पर्टिकुलर डेट के लिए, यानी उसमें लिखा हुआ है कि जो लॉ है आज से ही इसे बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी आज की डेट में अगर मान लो कोई इस लॉ के तहत कोई भी क्राइम करता है तो उसको इस चीज़ के लिए ऐसी ऐसी सज़ा मिलेगी। बट अगर वो लॉ जो पार्लियामेंट लाई हुई है, अगर वो बोल दे कि वो पर्टिकुलर लॉ जो है रेट्रोस्पेक्टिवली इस पास्ट में जो कोई डेट होगी उस डेट से बेसिकली इफेक्ट में आएगा, तो यानी कि अगर कोई पर्सन पास्ट में अगर मान लो कुछ क्राइम किया होगा तो उसकी जो सज़ा उस लॉ में जो लिखी होगी उसको मिलेगी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो रेट्रोस्पेक्टिवली जो लॉ लाया जाता है हर बार कंट्रोवर्सी में रहता है, ठीक है, बिकॉज जो पास्ट में हो चुका है उस समय उससे रिलेटेड कोई भी सज़ा नहीं थी, तो आप ऐसे कैसे इसको कह सकते हो कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली वो जो लॉ है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फर्दर हम इसको डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल नंबर 20 आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं या फिर ऐसा कोई भी प्रोसीडिंग जो क्रिमिनल नेचर का होता है, सिर्फ उस केस में आर्टिकल नंबर 20 जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। पर जो सिविल लॉज होते हैं या फिर टैक्स रिलेटेड जो लॉज होते हैं वहाँ पे ये आपको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी पर्सन अगर कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस के लिए, अगर उसको कन्विक्ट किया जा रहा है मतलब गिल्टी प्रूफ किया जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर अ वायलेशन फॉर अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द एक्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोला गया है कि नो पर्सन विल बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन द फोर्स एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द एक्ट। तो इन दोनों चीज़ों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे बोला गया था कि कोई भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते ऐसे ऑफेंस के लिए एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ अ लॉ, यानी कोई भी पर्सन अगर किसी लॉ को तोड़ता है तो उस लॉ के हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है, और वो लॉ जो पर्टिकुलरली उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक पर्सन है, उसने 2010 में कोई गलत काम किया, ठीक है, बट क्योंकि उस टाइम पे वो जो क्राइम उसने किया उससे रिलेटेड कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि सरकार उसको कोई भी गिल्टी प्रूव नहीं कर सकती, उस पर कोई केस नहीं चला सकती, उसे कोई सज़ा नहीं हो सकती, ठीक है। तो यानी वो पर्सन यहाँ पे जो है फ्री हो जाता है, ठीक है। क्राइम तो उसने किया है पर लॉ में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो उस पर्टिकुलर काम को क्राइम मानता हो और उससे रिलेटेड कोई भी सज़ा उसमें लिखी हो, ठीक है। बट आज की डेट में हमारी पार्लियामेंट मान लो 2022 में एक ऐसा लॉ बना दे कि अगर मान लो कि ये क्राइम अगर मान लो किसी ने किया है तो उसको इतने साल की सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो अगर इस तरीके का लॉ आज की डेट में यानी 2022 में अगर मान लो बन जाता है, और वो अगर लॉ बनता है कैसे रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी वो लॉ जो है बेसिकली कब से लागू होगा, तो बेसिकली हमारी पार्लियामेंट मेंशन करेगी कि वो लॉ जो है रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में आएगा 2010 से, यानी 2010 में या फिर 2010 से लेकर 2022 तक के टाइम पे जिस पर्सन ने इस लॉ के तहत कुछ भी ऐसा क्राइम किया है, ठीक है, तो उसको इस लॉ में लिखे हुए जो भी प्रोविजंस है उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि लॉ जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है।
अगर मान लो पार्लियामेंट लॉ लेके आ रही है, कोई क्रिमिनल सेटेड लॉ है, यानी कोई भी क्रिमिनल क्राइम सेटेड कोई भी लॉ लेके आ रही है, या फिर सिविल या फिर टैक्स सेटेड लॉ लेके आ रही है, ठीक है। अगर हम देखें क्रिमिनल और सिविल में, तो आपका ये जो आर्टिकल नंबर 20 है वो सिर्फ आपको क्रिमिनल लॉ से बचाएगा, ठीक है। तो याद रखना, सिविल और टैक्स लॉ को आपको बेसिकली प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा आर्टिकल 20 के तहत। अब जैसे हमने अभी बात की थी कि अगर मान लो कोई भी पर्सन, अगर मान लो लॉ के अकॉर्डिंग कोई चीज़ वायलेट करता है, यानी लॉ को तोड़ता है, तो लॉ को अगर मान लो उसने तोड़ा है तो उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए उस टाइम पे जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने देखा है एग्जांपल जहाँ पे हमने एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करी है, यानी ऐसा कोई लॉ जो पास्ट में, जिसकी मतलब पास्ट में हुए क्राइम पे उसकी जो पेनल्टीज़ है उस पर लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देखते हैं क्रिमिनल में। पहला कि कोई ऐसा लॉ जहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं दी थी, और एक ऐसा लॉ जहाँ पे पनिशमेंट कम थी, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर मान लो 2010 में जो उसने क्राइम किया है, ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस हो सकता है कि उस समय कोई उससे रिलेटेड कोई पनिशमेंट नहीं थी लॉ में, यानी लॉ में उस तरह का क्राइम को एग्जिस्ट ही नहीं माना जाता था, मतलब जो भी उसने काम किया वो ऐसा क्राइम ही माना नहीं जाता था, ठीक है। तो उस टाइम अगर मान लो वो पर्सन ने क्राइम नहीं किया, या फिर वो वहाँ से बच निकला बिकॉज कोई पनिशमेंट उससे रिलेटेड नहीं थी, बिकॉज लॉ में वो क्राइम ही नहीं माना जाता है। बट अगर 2022 में एक ऐसा लॉ बनाया जाता है जो कि क्रिमिनल लॉ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो बोलते हैं कि वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, जहाँ पे जो पेनल्टीज़ है वो रेट्रोस्पेक्टिवली 2010 से लगाई जाएंगी, यानी 2010 में जिस पर्सन ने क्राइम किया है, या फिर 2010 से लेकर 2022 तक के बीच में जिन जिन लोगों ने इस तरीके का लॉ को तोड़ा है, तो उस पर ये जो पेनल्टीज़ हैं उन पर लगाई जाएंगी। तो अगर इस तरह का लॉ कोई आता है तो ये आर्टिकल नंबर 20 उसे बचाएगा, बिकॉज आर्टिकल नंबर 20 का कहना ही यही है कि जो क्राइम उसने किया है उस समय वो जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है उस हिसाब से उसे सजा दो, ठीक है। यानी कि अगर मान लो उस समय अगर वो पनिशमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो उस पर्सन को चाहे वो 2022 में अभी के टाइम पे क्यों ना हो, तो अभी के टाइम पे उसको उस 2010 में हुए हुए क्राइम की कोई सज़ा नहीं मिल सकती। नेक्स्ट पॉइंट बोला था कि नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमिशमेंट ऑफ द एक्ट। यानी कि जो क्राइम उसने 2010 में किया, ठीक है। तो सेकंड केस हम ले लेते हैं कि 2010 में उसने कोई क्राइम किया, बट वो क्राइम जो था उस समय लॉ के अकॉर्डिंग वो क्राइम माना जाता है, बट लॉ में उस समय जो उस क्राइम से रिलेटेड जो सज़ा थी, मान लो 3 साल की सज़ा थी, यानी उस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ 3 साल की सज़ा होनी थी, और क्योंकि वो सज़ा होनी थी तो उसने वो सज़ा काट ली और काट कर वो बाहर आ गया। अब जब वो अपनी क्राइम की सज़ा उसने काट ली, अब उसके बाद मान लो 2022 में एक ऐसा लॉ लाया जाता है जो क्रिमिनल नेचर का है, और वो बोलते हैं कि इस लॉ को बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और उस लॉ को 2010 से रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट में लाना होगा, यानी 2010 में उस लॉ के अकॉर्डिंग जो क्राइम की सज़ा बेसिकली 3 साल थी, अब उसके अकॉर्डिंग क्राइम की सज़ा क्या हो गई है, 10 साल हो गई है। तो क्योंकि अब उस लॉ में क्राइम की सज़ा को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, यानी पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है, बट क्योंकि उस पर्सन ने 2010 में वो क्राइम किया और उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली, तो रेट्रोस्पेक्टिवली भले ही वो इफेक्ट में आ जाएगा, बट आर्टिकल नंबर 20 उसको प्रोटेक्ट करेगा कि ऑलरेडी जब उसने 3 साल की सज़ा पूरी कर ली, तो उससे वो जो 10 साल की सज़ा का जो 2022 में जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग जो उसके जो 7 साल बचे हुए हैं, तो वो 7 साल की सज़ा उसे 2022 में कवर नहीं करनी होगी, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लो रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी लॉ लाया जा रहा है, उस केस में, किस केस में, क्रिमिनल केस में, अगर वो लॉ क्रिमिनल से रिलेटेड लॉ है, तो आर्टिकल नंबर 20 आपको हर हाल में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, भले ही वो आपने जो काम किया है उस समय लॉ में क्राइम माना जाता हो या ना हो, या फिर आपने जो क्राइम किया उसकी सज़ा उस समय भले ही कम थी, बट बाद में जाके एक ऐसा लॉ आ जाता है जिसमें उसकी सज़ा को बढ़ा दिया जाता है, तो आपको उस इंक्रीज़ की हुई सज़ा पनिशमेंट में आपको वापस से नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो अपनी पनिशमेंट थी पूरी कर ली, भले ही वो एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली क्यों ना हो, आपको फर्दर पनिशमेंट नहीं मिल सकती। ये बेसिकली आर्टिकल 20 आपको इस बात की प्रोटेक्शन देता है। एंड आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। तो आपको सिर्फ इस केस में दो चीज़ें याद रखनी है, नो पनिशमेंट एंड लेसर पनिशमेंट, कि अगर कोई भी अक्यूज्ड पर्सन ने आज से पहले कुछ भी ऐसा काम किया है जो क्राइम रजिस्टर्ड नहीं था, उसके लिए कोई भी पनिशमेंट रजिस्टर्ड नहीं थी, तो आज की डेट में भले ही उससे रिलेटेड कोई भी लॉ आ जाए तो उसको वापस से पनिशमेंट नहीं मिल सकती उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए, या फिर उस पर्टिकुलर जो भी उसने मतलब काम किया है, ठीक है। लेसर पनिशमेंट कि अगर मान लो जो उसने काम किया है उस समय जो क्राइम की सज़ा सिर्फ अगर लेसर पनिशमेंट थी, पनिशमेंट कम थी, तो आज की डेट में अगर कोई एक ऐसा लॉ आ जाए जहाँ पे पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाएगा, तो उससे बढ़ी हुई पनिशमेंट को वापस से कवर नहीं करना है, यानी ऑलरेडी उसने अगर लेसर पनिशमेंट को झेल लिया है तो वापस से उसको हायर पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्रिमिनल रिलेटेड जो लॉज है वहाँ पे आर्टिकल 20 ने हमें प्रोटेक्ट कर लिया, बट सिविल और टैक्स के केस में क्या होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मान लो आज से 2010 पहले, यानी 2010 में अगर मान लो कोई पर्सन की इनकम, जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट हमेशा
जितना भी आप पैसा कमाते हो उसे अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो हम उसका एग्जांपल लेते हैं कि 2010 में अगर मान लो आपकी इनकम 5 से लेकर 10 लाख के बीच में थी और आपको मान लो 5% अपना टैक्स पे करना था। ठीक है, सिमिलरली 10 से जो 20 लाख तक की जो स्लैब होगी उसके लिए 10% का टैक्स बेसिकली किया गया था। बट क्योंकि वो ये जो टैक्स स्लैब थी वो 2010 के लॉ के अकॉर्डिंग थी। बट अगर मान लो आज की डेट में यानी 2022 में पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ पास कर दे और वो लॉ में लिखा होगा कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली 2010 से इम्प्लीमेंट करना है, एंड जो भी उस समय टैक्स स्लैब थी यानी जो भी पर्सन इस टैक्स स्लैब के बीच में आता है 5 से 10 के बीच में, एंड उस समय उसका टैक्स जो था 5% था, बट आज जो लॉ ला रहे हैं उस केस में जो टैक्स है उसे पे करना है वो 20% है। यानी कि वो पर्सन जो पहले 5% टैक्स देता था 2010 में और अब जो उसे 20% टैक्स देना है, बिकॉज उसकी इनकम 5 से 10 के बीच में लाई करती है। तो यानी जो बची हुई टैक्स है तो उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यानी जो पहले 5% पे करता था और अब 20% हो गया, यानी जो बचा हुआ यानी 15% का जो टैक्स है वो उसको अब जाके पे करना ही पड़ेगा। यानी इस केस में आर्टिकल नंबर 20 उसको कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? और साथ ही साथ ये तो हमने टैक्स की बात कर ली, अब हम सिविल लॉज की बात करते हैं। मतलब ऐसा कोई भी लॉ जो सिविल नेचर का हो यानी उसमें क्रिमिनल से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में भी अगर मान लो कोई लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली लाया जा रहा है तो उस पर्सन को उससे रिलेटेड जो भी सज़ा होगी वो मिलेगी ही मिलेगी। उस केस में वो पर्सन ये नहीं कह सकता कि मुझे तो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 20 के तहत मुझे प्रोटेक्शन मिली है, तो वो प्रोटेक्शन सिर्फ क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड मिली है, सिविल और टैक्स लॉ से रिलेटेड नहीं मिली। और जैसे कि हम आजकल न्यूज़ में देखते भी हैं कि हमारी पार्लियामेंट कभी ऐसा लॉ ले आती है जिसमें जो है टैक्स वगैरह बहुत सी कंपनीज जो नहीं देती हैं, तो अगर वो रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स आता है तो उन्हें वो टैक्स देना पड़ता है, भले ही उन्होंने उस समय ना पे किया हो। बट क्योंकि वो लॉ आज आ गया और आज से उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली उस पास्ट में जो भी डेट उन्होंने डिसाइड की होगी उस डेट के अकॉर्डिंग जो है उस लॉ को इंप्लीमेंट करना है, तो उन्हें जो है जो भी टैक्स उन्हें पे करना है वो करना ही पड़ेगा, उसमें उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये हमने देखा नो एक्सपोज्ड फैक्टर लॉ को। ठीक है, यानी उसने 2010 में जो भी ऑफेंस किया है आज की डेट में भले ही वो लॉ क्यों ना आ जाए उस ऑफेंस के लिए उसको कोई भी कन्विक्ट नहीं कर सकता। कन्विक्ट का मतलब है कोई भी उसको गिल्टी प्रूव नहीं कर सकता, कोई भी उसके अपराध को गिल्टी नहीं मान सकता, और साथ ही साथ उसको कोई भी सेंटेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। सेंटेंस मतलब पनिशमेंट देना कि 1 साल की सेंटेंस है, 2 साल की है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो इस तरह का कन्विक्शन और सेंटेंस उस पर्सन को नहीं मिल सकता जिसने जो ऑफेंस जो है पास्ट में 2010 में किया है, बट उस समय वो ऑफेंस क्राइम रजिस्टर्ड नहीं था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर ट्रायल नहीं चल सकता। तो ट्रायल बेसिकली उस पर चलाया जा सकता है, कोर्ट में उससे बुलाया जा सकता है कि कोर्ट बेसिकली आके बोलेगी कि भले आपने 2010 में उस ऑफेंस को किया बट उस ऑफेंस को उस समय क्राइम नहीं माना जाता था, कोई पनिशमेंट नहीं थी, तो आज हम आपको कोई पनिशमेंट भले ही नहीं देंगे, कोई कन्विक्शन नहीं होगा आपका और कोई भी सेंटेंस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बट आप पे ट्रायल चलाया जाएगा। इट मीन्स आपने जो भी काम किया है उस समय उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ऐसा बेसिकली इसलिए भी किया जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, जो हमारी जुडिशरी है, वो इस बात की बेसिकली पुष्टि करना चाहती है कि जिस पर्सन ने जो भी ऑफेंस किया है उसे इस बात की गिल्टी हो, मतलब उसको फील हो कि उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया, और ये मैसेज जो है बेसिकली सोसाइटी में पहुंचे कि पहले भले ही जो ऑफेंस किया जाता था उसके रिलेटेड कोई क्राइम नहीं था, बट आज के डेट में अगर वो ऑफेंस आप करोगे, कोई भी पर्सन अगर वो ऑफेंस करता है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल सकती है। तो यानी प्रॉपर ट्रायल चलवा के जो भी उसने उस समय किया था ऑफेंस उसके बारे में थोड़ा बहुत उससे पूछा जाएगा, उससे उससे लिखवाया जाएगा कि आपने बेसिकली क्या किया। मतलब नॉर्मली जो भी ट्रायल प्रोसेस में जो भी करती है जुडिशरी वो सारी चीज़ें उसके साथ होंगी, एंड नॉर्मली ट्रायल चला के उसको वापस भेज दिया जाएगा, मतलब कोई भी सज़ा कोई भी पनिशमेंट उसे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ अलाउड है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो ये वाला जो नो एक्सपोज्ड फैक्टर लॉ है वो आपको सिर्फ प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करेगा नॉर्मल ऑफेंस में, यानी कल को अगर आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाता है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के समय आपको इस आर्टिकल 20 के तहत कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। एंड आई होप आपको पता होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। एक ऐसा डिटेंशन होता है जहाँ पे किसी भी पर्सन को अगर उस पर शक है कि वो आगे फ्यूचर में कुछ भी एक ऐसा एक्ट करने वाला है, कुछ भी एक ऐसा क्राइम करने वाला है जिससे पब्लिक को, जिससे हमारी इंडिया को, मतलब इंडिया की सिक्योरिटी को बेसिकली नुकसान है, तो बेसिकली हमारी पुलिस या फिर कह सकते हैं हमारी जो गवर्नमेंट चाहे उस पर्सन को डिटेन कर सकती है, पहले से उसे अरेस्ट कर सकती है। एंड अरेस्ट कर सकती है क्यों? बिकॉज वो क्राइम करने वाला है, उसने भले ही क्राइम किया ना हो, बट क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि वो आगे फ्यूचर में ऐसा कोई क्राइम कर सकता है जिसकी वजह से अगर मान लो किसी लोगों को या फिर इंडिया की सिक्योरिटी को अगर कोई नुकसान होगा तो उस नुकसान से बचने के लिए पहले ही उसको डिटेन कर लिया जाता है। तो क्योंकि उस पर्सन को डिटेन कर लिया गया है इसलिए उसको ये प्रोटेक्शन जो मिल रही है आर्टिकल 20 के तहत वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको सारे प्रोविजंस याद रखने हैं नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ के। अब हम बात करते हैं नो डबल जियोपार्डी। यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि कोई भी पर्सन जो है
उसने अगर मान लो कोई भी ऑफेंस किया, ऑफेंस करने के बाद उसको सज़ा हुई, उसने सज़ा काट ली, सज़ा काटने के बाद सेम ऑफेंस के लिए उसे एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, नहीं एक से ज़्यादा बार उसे बेसिकली फिर से सज़ा नहीं दी सकती है, ठीक है। तो ये कौन बोलता है? नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो नो डबल जियोपार्डी है वो सिर्फ एप्लीकेबल है जुडिशल ट्रिब्यूनल लॉ के लिए, यानी जो जुडिशरी है, जुडिशरी ने अगर मान लो किसी पर्सन को किसी क्राइम के तहत अगर एक बार सज़ा दे दी, तो आप उसी सेम क्राइम के लिए कोई और पर्सन, कोई और जो है बेसिकली उसको सेम सज़ा दोबारा नहीं दे सकता, कोई और जुडिशरी बेसिकली उसको सेम सज़ा दोबारा नहीं दे सकती है, ठीक है। तो इसे ऐसे समझ लेते, मान लो एक पर्सन है, उसने मान लो किसी को मारा, ठीक है। मारने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ अगर मान लो उसने मारा है तो उसकी 3 साल की सज़ा मान लो उस पर मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ से 3 साल की सज़ा मिलनी चाहिए। एंड हाई कोर्ट ने मान लेते हैं उसको 3 साल की सज़ा दे दी, ठीक है। और 3 साल की सज़ा देने के बाद उसने क्या अपनी सज़ा को पूरा कर लिया, और पूरा करने के बाद वो बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट उसका वही ऑफेंस जो उसने अभी किया है, यानी किसी को मारा है, वो वापस से अपने सुप्रीम कोर्ट में उस ऑफेंस को लेके आती है एंड उस पर्सन को बोलती है कि आपको फिर से हम इसको इस ऑफेंस के लिए, इस क्राइम के लिए आपको फिर से सज़ा देते हैं जो आपने अभी किया है। तो वो पर्सन तो ये बोलेगा ना कि ऑलरेडी मेरे को हाई कोर्ट ने सज़ा दे दी, तो आप कौन होते हैं मुझे दोबारा सज़ा देने वाले। तो आप याद रखना, कोई भी जुडिशरी या फिर कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ एक पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ कब होगा? जुडिशरी के केस में, ठीक है। बट अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, यानी जो डिपार्टमेंटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं, क्योंकि वो जुडिशियल नेचर की नहीं होती, तो वहाँ पे आपको कह सकते हैं कि जो ऑफेंस के लिए आपको एक बार सज़ा जुडिशरी दे चुकी है, वहाँ पे दूसरी बार भी अगर मान लो आपको पनिशमेंट देनी हो तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आप पे चलाई जा सकती है, ठीक है। तब आप ये नहीं बोल सकते कि ऑलरेडी जो मैंने ऑफेंस किया है उससे एक बार मुझे सज़ा मिल गई, तो दूसरी बार सेम ऑफेंस के लिए मुझे क्यों सज़ा मिल रही है, ठीक है। तो यानी डिपार्टमेंटल हो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ आप पे प्रोसीडिंग्स चला सकती हैं। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक आईएएस ऑफिसर है, क्योंकि वो एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है एंड उसके पास इतने टेंडर्स आते हैं, उसे पास करना होता है। मान लो किसी टेंडर के लिए उसने कुछ घूस वगैरह ले लिया, यानी करप्शन कर लिया, एंड क्योंकि उसने करप्शन किया है तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो जब वो जुडिशरी में उसका मतलब उसका जो भी उसने काम किया वो जुडिशरी के पास गया, तो जुडिशरी ने उससे बेसिकली उस ऑफेंस के लिए जो उसने किया है, करप्शन जो किया है उसने, उसके तहत उसको सज़ा मिल गई। मान लो 6 महीने की उसको सज़ा बेसिकली दी जानी थी, और उसने 6 महीने की सज़ा को काट भी ली और काट कर वो वापस आ गया। अब क्योंकि वो वापस आ गया, तो जिस डिपार्टमेंट में बेसिकली वो काम कर रहा है, मतलब जो आईएएस का जो डिपार्टमेंट है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, वो चाहे तो अलग से अपनी प्रोसीडिंग चला सकती है उस पर्सन के ऊपर, उस आईएएस ऑफिसर के ऊपर, कि बेसिकली आपने इस तरीके का जो करप्शन किया है, तो उसके तहत जो सज़ा है वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ भी दे सकती हैं। वो बेसिकली क्या करेंगे, उस पर्सन को सस्पेंड कर सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आईएएस ऑफिसर बेसिकली यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि ऑलरेडी मैंने जो करप्शन किया था उससे तो जुडिशरी ने मुझे जो सज़ा देनी थी वो दे दी और मैंने काट भी ली, तो आप मेरे ऊपर फिर से प्रोसीडिंग क्यों चला सकते हो। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो उस समय हमें याद रखना है कि जो डबल जियोपार्डी है वो सिर्फ जुडिशल जो नेचर है वहीं पे काम करेगी। अगर डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई भी प्रोसीडिंग आपके खिलाफ चलाती है तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार अगर मान लो सज़ा मिल रही है, तो बेसिकली उस केस में आपको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, और प्रोटेक्शन सिर्फ जुडिशल और ऐसे लॉ जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आते हैं वहीं पे आपको बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। अब हम बात करते हैं नो सेल्फ इंक्रिमेशन की। ये बेसिकली कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि अक्यूज्ड है, मतलब जिसने कोई भी ऑफेंस किया है, उस पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते विटनेस बनने के लिए अपने ही केस में। यानी अगर मान लो कोई पर्सन ने कोई क्राइम किया, क्राइम करने के बाद क्या होता है, नॉर्मली पुलिस कस्टडी में वो आता है एंड पुलिस क्या करती है, नॉर्मली टॉर्चर करती है उससे, बेसिकली उसके जो गुनाह है कबूल करने के लिए उसको टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। तो जब वो टॉर्चर करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस क्या करती है, एक चार्जशीट बनाकर जुडिशरी को भेजनी पड़ती है। तो उस चार्जशीट में बेसिकली अगर वो उससे कबूल करवा लेती है कि तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा, या तो बोल कर करो या फिर कुछ लिख के करो, या फिर जो भी आपकी जो आप बोलोगे उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, जो भी आप लिखोगे उसको बेसिकली एप्लीकेशन को चार्जशीट में दे के जुडिशरी के पास भेज दिया जाएगा। तो उस केस में क्योंकि उसने कोई क्राइम किया है, बट आपको यहाँ पता होना चाहिए उस क्राइम बेसिकली यहाँ पे क्रिमिनल नेचर का, यानी अगर मान लो कोई भी ऐसा क्राइम जो क्रिमिनल नेचर का है, उस केस में आप सेल्फ इंक्रिमेशन किसी से नहीं करवा सकते। यानी उस केस में जुडिशरी आपको बेसिकली कह सकती है पुलिस ऑफिसर्स को कि आप बेसिकली उस पर्सन को कैसे कह सकते हैं कि वो अपने ही क्राइम का विटनेस बन जाए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं राइट टू साइलेंस, यानी एक तरह का चुप रहना भी एक तरह का राइट माना जाता है। यानी कि उस पर्सन ने जो क्राइम किया है, तो क्योंकि आप उसके खिलाफ केस कर रहे हो कि उसने कोई क्राइम किया, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, उस सेकंड जो पार्टी है जो उसको बेसिकली गिल्टी प्रूफ करना चाहती है, उस पार्टी की ड्यूटी बनती है या फिर पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि वो उसको प्रूफ करे कि उसने कोई क्राइम किया है, ठीक है। वो पर्सन अगर कल को आके ये भी बोल देता है जुडिशरी के सामने कि हाँ मैंने ही बेसिकली इस पर्सन का खून किया है, तो जुडिशरी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बिकॉज हो सकता है कि उसको ये करने के लिए बुलवाया गया हो, पुलिस ने उसे टॉर्चर किया हो,
कोई और उसको धमका रहा हो ये बोलने के लिए, तो उस समय जुडिशरी बेसिकली सेल्फ इंक्रिमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये ड्यूटी बनती है उस लॉयर की, जो सेकंड पार्टी का लॉयर है या फिर जो पुलिस है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे कोई सबूत लेके आए जो ये प्रूफ करे कि हाँ उस पर्सन ने किसी को मारा है। ठीक है, तो जो राइट आपको मिला है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ही मिला है, सिविल केसेस में आपको ऐसा कोई राइट नहीं मिला है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो सिविल केस की अगर हम बात करें तो अगर मान लो एक प्रॉपर्टी है और दो भाइयों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, जैसे कि हम नॉर्मली सुनते हैं कि एक प्रॉपर्टी की वजह से दो भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो क्योंकि वो लड़ाई कर रहे हैं उसमें कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब किसी का मर्डर नहीं हुआ है, नॉर्मल एक प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट है। ठीक है, मतलब एक दूसरा भाई कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी, दूसरा कहता है मेरी प्रॉपर्टी, मतलब सिविल नेचर का कोई है। तो उस केस में क्या है कि जब वो पुलिस के पास केस जाएगा तो पुलिस उससे उनका बयान ले सकती है कि बताओ आपने क्या किया है, क्या आपके पास बेसिकली प्रूफ है जो आप कह सकते हो कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो जो भी आप बयान देंगे, ठीक है, उस बयान को रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकायदा उसको नोट किया जाएगा, और नोट करने के बाद वो चार्जशीट जो है, मतलब जो भी मतलब होगी कंप्लेंट, उसे जुडिशरी के पास भेजा जाएगा। और क्योंकि जुडिशरी के पास भेजा जाएगा तो कोर्ट में जुडिशरी आपसे बाकायदा पूछ सकती है कि बताओ आपने क्या क्या किया है, मतलब क्यों आप बहस कर रहे हो, क्यों आप लड़ाई कर रहे हो, प्रॉपर्टी किसकी है, किसके नाम की है। तो सारे सवालात बेसिकली उस अक्यूज़ पर्सन से पूछे जा सकते हैं और उसको वो आंसर देना ही पड़ेगा। और उस समय जो भी वो पूछताछ होगी, जो भी वो अपना बयान देगा, उस बयान पे जुडिशरी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा क्रिमिनल केसेस में वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, भले ही वो अक्यूज़ पर्सन कितना भी चिल्ला चिल्ला के कहते कि हाँ ये क्राइम मैंने किया है, तो उस समय वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज वो क्रिमिनल नेचर का है और वहाँ पे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन इम्प्लीमेंट होता है। बट सिविल नेचर की अगर बात करें, अगर कोई भी क्राइम सिविल नेचर का है जहाँ पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, उस केस में अगर जुडिशरी चाहे या फिर पुलिस डिपार्टमेंट चाहे तो उससे पूछेगा, उनका बयान लेगा और उस बयान को एक्सेप्ट भी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बेसिकली समझ लिया। एंड ये जो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, चाहे वो ओरल एविडेंस हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओरली आपसे बुलवाया जा रहा हो, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, जो डॉक्यूमेंट के थ्रू एविडेंस ले रहे हो, उस केस में बेसिकली प्रोटेक्ट करता है क्रिमिनल केस में। ठीक है, देखना क्रिमिनल केस में कोई भी आपसे ओरली नहीं पूछ सकता, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपसे ज़बरदस्ती नहीं मांग सकते। बट किस चीज़ में वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कल को अगर मान लो पुलिस या फिर कोई भी जुडिशरी बोलती है कि आपको मटीरियल ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने, यानी उस अक्यूज पर्सन को जिसने मान लो कोई क्राइम किया है, किसी की हत्या की है, अगर उससे बोला जाता है कि आप अपने मटीरियल ऑब्जेक्ट जो भी हैं उसे प्रोड्यूस करो कोर्ट के सामने, तो उसे करना ही पड़ेगा। तब वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के तहत प्रोटेक्शन प्रोवाइड हुई है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मान लो अक्यूज पर्सन की कोई भी थंब इंप्रेशन मांगे जा रहे हैं, कोई भी स्पेसिफिन मांगा जा रहा है, कोई ब्लड स्पेसिफिन खून लिया जा रहा है, जैसे फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं जो भी पर्टिकुलर साइट में, जैसे मान लो किसी की हत्या हुई है तो उस बॉडी के ऊपर जो भी किसी के फिंगरप्रिंट्स होंगे, तो फिंगरप्रिंट्स लेना ज़रूरी है इसलिए भी बिकॉज बिना फिंगरप्रिंट लिए फॉरेंसिक बेसिकली इस बात को प्रूव ही नहीं कर सकती कि कौन बेसिकली किलर है। ठीक है, तो उस केस में लेना ज़रूरी है, तो वहाँ पर जुडिशरी उससे मांग सकती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, यानी जुडिशरी चाहे तो उन्हें बोल सकती है कि आपको अपनी बॉडी को एग्जिबिट करना पड़ेगा, नहीं आपको पूरी बॉडी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने किसी को मारा है तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई निशान होंगे, तो वो निशान देखने के लिए आपको बॉडी को एग्जीबिशन करने के लिए बोल सकते हैं कि आपको हमारे सामने अपनी बॉडी को खुद मतलब दिखाना पड़ेगा, अपने ड्रेसेस खोल के, कि जो भी वो देखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कोई निशान तो नहीं है, कुछ मार्क तो नहीं है। तो इन सब केसेस में वो पर्सन बेसिकली कोई प्रोटेक्शन उसे नहीं मिलती है, उसको दिखाना ही पड़ेगा पुलिस के सामने या फिर जुडिशरी के सामने। ठीक है, बाकी हमने ये देख लिया कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ही काम करेगा, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग या फिर ऐसे प्रोसीडिंग जहाँ पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, उस केस में ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन काम नहीं करेगा। यानी अगर उस अक्यूज से पूछा जाता है जो भी बयान, तो उस बयान पे पुलिस भी एक्सेप्ट करेगी, जुडिशरी भी एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल नंबर 20 जो है ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको ये सारे के सारे प्रोविजंस अच्छे से समझ में आ गए हों। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप फिर से इसको वीडियो को दोबारा सुनना, एंड अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 21 में। आर्टिकल नंबर 21 बेसिकली बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हम देखते हैं आर्टिकल 21 में सबसे पहले कहा गया है कि अगर मान लो कोई भी पर्सन, उसका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को अगर मान लो डिप्राइव किया जा रहा, छीना जा रहा है, ठीक है, तो गलत है। ठीक है, बट अगर उसे छीना जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, कि अगर ऐसा कल को एक ऐसा लॉ बना दिया जाता है, उस लॉ के तहत अगर मान लो किसी पर्सन की लिबर्टी या फिर उसका जो लाइफ है उसे छीना जा रहा है, तो उसको सही माना जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे इसमें चेंजेस आते रहेंगे, जो हमारी जुडिशरी उसने क्या क्या बेसिकली इसके तहत जजमेंट दी है। ठीक है, बट आपको ये चीज़ याद रखना है कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को बेसिकली देखती है। यानी अगर मान लो कोई भी लॉ बनाया गया एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके, तो उस लॉ को बेसिकली जुडिशरी जो है खारिज नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती। ठीक है, कि वो लॉ गलत है, ये है वो है, बट अगर बेसिक चीज़ यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। ठीक है,
बट अगर हम देखें कि यूएसए में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, यानी अगर वहाँ की एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी लॉ लेके आती है तो वहाँ के लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, ये कह के कि जो लॉ बनाया गया है वो बेसिकली फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है, यानी किसी तरीके से जो लॉ बनाया गया है वो जनता के हित में नहीं है। तो वहाँ की जुडिशरी चाहे तो उस चीज़ को चैलेंज कर सकती है और उस लॉ को बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है, जबकि हमारी जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है कि वो इस बेसिस पे चेक करे कि वो लॉ जो है लोगों के लिए सही है नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो काफ़ी नैरो है एज़ कम्पेयर टू यूएसए का, काफ़ी वाइडर है, बिकॉज वो जो लॉ बनाया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा वो सबसे पहले इस बेसिस पे चेक किया जाएगा कि वो लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज करेक्ट है नहीं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा यूएसए का उसके हिसाब से वो लॉ सही है या नहीं है। सेकंड, इस चीज़ पे चेक किया जाएगा कि जो अब लॉ बनाया गया है वो फेयर है, नेचुरल जस्टिस को बेसिकली ध्यान में रख रहा है, जो लोगों का हित है उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो इस चीज़ पे भी बेसिकली देखा जाएगा। वहाँ का जो जुडिशियल रिव्यू है काफ़ी ज़्यादा वाइडर है एज़ कम्पेयर टू इंडियन जुडिशरी। अब हम बात करते हैं कि जो राइट हमें मिला हुआ है ये वो आपका इंडियन सिटीजन्स हो या फिर नॉन सिटीजन्स हो उनके लिए एप्लीकेबल है, यानी जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो एक हमारे देश के नागरिक हो या बाहर के कोई भी फॉरनर हो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब हम देखते हैं गोपालन केस में क्या हुआ। गोपालन केस जो 1950 में आया था, तो इसमें हुआ ये था कि जो गोपालन थे, ठीक है, के गोपालन जो थे वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है, और मद्रास की जेल में उनको अरेस्ट कर लिया था, उनको डिटेन कर लिया था। किसके तहत? एक बेसिकली लॉ था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1915, ठीक है। तो जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो उन्होंने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेसिकली अर्जी डाली कि मुझे जो डिटेन किया गया है वो बेसिकली गलत है, मेरी सिविल लिबर्टी को छीना जा रहा है, मेरा जो लाइफ एंड लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी, इसको छीना जा रहा है, मुझे राइट टू इक्वालिटी का अधिकार मुझे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक बात बोली कि जो भी आपको अरेस्ट किया गया है वो एक पर्टिकुलर लॉ के कारण किया गया है, यानी जो लॉ जो बनाया हुआ है उसके तहत आपको अरेस्ट किया गया है। तो जैसा कि हमने कहा है कि अगर कोई भी पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी तब छीन सकती है अगर वो किसी प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के तहत बेसिकली किया हो। तो यहाँ पे बेसिकली लॉ क्या था? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर लॉ बनाया हुआ है हमारे पार्लियामेंट ने और उस लॉ के तहत अगर मान लो आपने कुछ क्राइम किया है और आपको अगर डिटेन किया जाता है तो वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक नैरो इंटरप्रिटेशन लिया है आर्टिकल 21 की, यानी काफ़ी नैरो इंटरप्रिटेशन उन्होंने आर्टिकल 21 का किया और ये कह के कि जो प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है यहाँ पे आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारी लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका इंटरप्रिटेशन दिया तो उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 21 है वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेगा आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन से, यानी जो एग्जीक्यूटिव है अगर मान लो वो किसी आर्बिट्रली आपके जो राइट को छीन रही है, जो आपका लाइफ एंड लिबर्टी छीन रही है, तभी आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। बट अगर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन हो रहा है, यानी जो हमारे लेजिस्लेचर है, जो हमारी पार्लियामेंट है, कल को कोई एक ऐसा लॉ लेके आ जाए, भले ही उस लॉ के तहत, ठीक है, आपकी लाइफ एंड लिबर्टी छीनी जा रही है, वो बेसिकली लॉ जो है आर्बिट्ररी बेसिकली लॉ लाया गया है एक लेजिस्लेचर के द्वारा, मतलब इलॉजिकल है, तब भी बेसिकली उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी आर्टिकल 21 आपको सिर्फ एग्जीक्यूटिव के द्वारा अगर मान लो कोई भी एक्शन किया जा रहा है, कोई भी लॉ लाया जा रहा है, तब आपको हम बचा सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत। बट जो हमारे लेजिस्लेचर है, जो हमारा पार्लियामेंट है, अगर वो कल को आर्बिट्रली कोई ऐसा लॉ बना देता है जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को बनाया गया है, तो उसके तहत आपको बेसिकली बचाया नहीं जा सकता आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। ये चीज़ जो है बेसिकली लिखी हुई है कि स्टेट जो है डिप्राइव कर सकता है कोई भी राइट जो है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का किसी भी पर्सन का, जो अगर बेस्ड ऑन द लॉ, अगर कल कोई ऐसा मतलब लॉ के पे बेस्ड होना चाहिए, अगर मतलब ऐसा कोई लॉ ही नहीं है फिर अभी आप किसी पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी छीन रहे हो तब तो गलत है। बट एक प्रॉपर एक लॉ लाया हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, एंड उसके तहत अगर मान लो किसी पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी छीनी जा रही है तो उसे गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। और साथ ही ये बोला गया जो वैलिडिटी होगी लॉ की, और साथ ही साथ बोला गया है जो वैलिडिटी है लॉ की, मतलब लॉ कितना वैलिड है नहीं है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये कह के कि जो लॉ लाया हुआ है वो अनरीजनेबल है, अनफेयर है, अनजस्ट है, ठीक है। यानी कल को अगर मान लो कोई भी लेजिस्लेचर एक ऐसा लॉ लेके आती है और वो लॉ बेसिकली सब कहे कि वो अनरीजनेबल है, अनफेयर है, अनजस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, तो इस बेसिस पे अगर बेसिकली चैलेंज नहीं किया जा सकता उस लॉ को किसी भी जुडिशरी के अंदर, ठीक है। यानी कोर्ट ने इस चीज़ को उस समय गोपालन केस में चीज़ एडमिसिबल किया कि अगर कोई भी लॉ अगर मान लो लेजिस्लेचर लेके आ रहा है वो आर्बिट्रली क्यों ना ला रहा हो, वो अनरीजनेबल क्यों ना हो, अनफेयर ही क्यों ना हो, बट आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, यानी उसको मानना ही पड़ेगा। और उसके तहत अगर आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी छिन रही है तो वो उसे आप बेसिकली आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हम बात करते हैं यहाँ पे कि पर्सनल लिबर्टी है क्या। काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन, उस पर्सन से रिलेटेड जो लिबर्टी है, उस पर्सन की जो आज़ादी है उसकी बात की जा रही है, यानी उसकी जो बॉडी है, ठीक है,
उस इससे बेसिकली उसकी बात की जा रही है कि उस पर्सन की जो खुद की जो लिबर्टी है उसको छीनने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हमने देखा गोपालन केस में, जो कि 1950 में आया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो आर्टिकल 21 है वो सिर्फ आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन से आपको बचाएगा, यानी कोई कल को कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर ऐसा लॉ लेके आपका लाइफ लिबर्टी छीन रही है तब आप हमारे पास आना, तब हम आपको इससे बचाएंगे। बट अगर कोई लेजिस्लेटिव अगर कोई भी एक्शन लेके आ रही है तो हम आपको इससे नहीं बचाएंगे। बट हम देखते हैं ऐसा जजमेंट जब आया सुप्रीम कोर्ट का तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कल को तो मतलब लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लॉ लेके आ जाएगी, भले ही वो अनरीजनेबल अनफेयर हो, तो आप तो किसी को भी पकड़ के उसकी लाइफ लिबर्टी छीन के उसे जेल में डाल दोगे, तो ये तो सही नहीं है। तो फिर हम देखते हैं मेनका केस जो हुआ 1978 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ ये था कि जो मेनका गांधी है 1975 में जब इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उसका इम्पैक्ट जो है बेसिकली देखा ये गया कि जो मेनका गांधी हैं वो बेसिकली फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहती थी, बट उनके पासपोर्ट को जो है बेसिकली सरेंडर कर दिया गया और उनको फ़ॉरेन ट्रैवल करने से मना कर दिया गया। और ये बात जब मेनका गांधी जी को पता चली तो उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को बेसिकली भेजी और पूछा कि बेसिकली किन रीज़न्स की वजह से आपने मेरे पासपोर्ट को जमा किया है, तो वो रीज़न्स आप बताइए। बट उस समय जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने कोई भी रीज़न देना ज़रूरी नहीं समझा। तो फिर मेनका गांधी क्या करती है, आर्टिकल 32 यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट पे जो है अपनी पिटीशन डालती है और कहती है कि उनका जो आर्टिकल नंबर 21 है, यानी पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है इसमें छीना जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा पासपोर्ट बिना किसी रीज़न से मुझसे छीन लिया गया है तो आप इस पर बेसिकली कोई एक्शन लीजिए, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट जब इस केस को देखती है तो उन्होंने देखा कि आर्टिकल नंबर 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड आर्टिकल 19 जहाँ पे स्पीच फंडामेंटल, जहाँ पे आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, और आर्टिकल 21 जो कि आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो इन तीनों राइट्स को बेसिकली कंसिडर किया सुप्रीम कोर्ट ने और ये बात को एडमिट किया कि इस तरीके से अगर कोई भी लेजिस्लेचर कोई भी एक्शन करती है, कुछ भी एक ऐसा लॉ लाकर किसी का भी कुछ छीना जाता है तो गलत है। यानी हम कह सकते हैं कि इस केस में मेनका गांधी केस जो कि 1978 में आया था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो गोपालन का केस है उसको ओवररूल्ड कर दिया कि ये गोपालन के केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दी थी वो गलत थी। और क्योंकि उस समय जजमेंट दी गई थी वो काफ़ी नैरो इंटरप्रिटेशन थी, बट अब हम जो जजमेंट देंगे काफ़ी वाइडर इंटरप्रिटेशन होगी उसकी, ठीक है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ये था कि अगर मान लो कोई भी पर्सन का राइट है लाइफ पर्सनल लिबर्टी को आप छीन रहे हो, तो जो भी लॉ के द्वारा, मतलब पहले ही बोला गया था कि अगर मतलब ऐसा कोई लॉ जो लेजिस्लेचर बना रहा है तो उस समय बेसिकली अगर लॉ लेजिस्लेचर ने बना दिया, भले ही वो अनफेयर क्यों ना हो, तो आप किसी पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी छीन सकते हो। बट इस समय कहा गया कि जो लॉ अगर मान लो रीजनेबल होगा, फेयर होगा, जस्ट होगा, तभी आप किसी पर्सन की लिबर्टी छीन सकते हो, ठीक है। यानी अगर जो भी लॉ लाया गया लेजिस्लेचर के द्वारा अगर वो रीजनेबल है, अगर वो फेयर है, अगर वो जस्ट है, उसी के तहत आप किसी पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी को छीन सकते हो। अगर वो लॉ फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है, तो आप उस पर्सन की लिबर्टी को नहीं छीन सकते। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अमेरिका में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो गया इसके तहत, ठीक है। क्योंकि अमेरिका का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही कहता है कि वहाँ पर अगर कोई भी लॉ लाया जाएगा तो वहाँ पर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा साथ साथ कि वो फेयर एंड जस्ट है, वो नेचुरल जस्टिस को प्रोवाइड कर रहा है नहीं, मतलब उसको लाने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, मतलब वो फेयर होना चाहिए, कोई आर्बिट्री एक्शन के थ्रू नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी लेजिस्लेचर, कोई भी एग्जीक्यूटिव कल को ये कहे कि हम अपनी मर्जी से ये चीज़ें इसमें डाल रहे हैं, बट वो चीज़ें भले ही गलत क्यों ना हो पर इसे इंप्लीमेंट करो, तो अब ऐसा नहीं होगा। मेनका गांधी केस से जुडिशरी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि जो आर्टिकल 21 है, तो ये आर्टिकल 21 जो है बेसिकली वो प्रोटेक्ट करेगा आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत भी और जो लेजिस्लेटिव एक्शन है उसके तहत भी। यानी कल को एग्जीक्यूटिव जो है, हमारे एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, और जितने भी आप देख सकते हैं IAS ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और जो लेजिस्लेचर है जो हमारा लॉ बनाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अगर मान लो कल की डेट में कोई आर्बिट्री कोई भी एक्शन ला रहे हैं, दोनों की दोनों, तो आपको इस आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। जबकि हम देखते हैं इससे पहले सिर्फ लेजिस्लेटर को छोड़ के सिर्फ एग्जीक्यूटिव के एक्शन के थ्रू प्रोटेक्शन दे रही थी, बट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के साथ साथ लेजिस्लेचर दोनों अगर कोई भी आर्बिट्री एक्शन करते हैं तो उसके तहत आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी अंडर आर्टिकल 21। तो हम देखते हैं इस मेनका गांधी के केस से ही या फिर इसके बाद जितने भी केसेस आएंगे वहाँ पे जो राइट टू लाइफ है उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है वो सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस के लिए नहीं है कि हम सर्वाइवल के लिए मांग रहे हैं कि मुझे लाइफ, मुझे जीने का अधिकार दो बिकॉज मुझे जीना में सर्वाइवल के लिए नहीं है, वो आपकी ह्यूमन डिग्निटी का भी ख्याल रखेगा। यानी ये जो राइट टू लाइफ आपको मिला है सिर्फ इसलिए राइट नहीं मिला है कि आपको जीना है, ठीक है, कोई आपको हत्या नहीं कर सकता, आपको कोई मार नहीं सकता बिकॉज आपके पास राइट टू लाइफ है, ठीक है। तो लाइफ के साथ साथ आपकी जो डिग्निटी है, मतलब आपकी जो बेसिकली कह सकते हैं आपकी जो गरिमा है, मतलब आपका जो बेसिकली अंतरात्मा है, आपकी जो डिग्निटी है उसका भी कोई हनन नहीं कर सकता, मतलब आपकी डिग्निटी को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी राइट टू लाइफ का पार्ट हो गई है, ठीक है। मतलब अब आपको जीना तो है, बस जीना सर्वाइवल के लिए नहीं जीना, आपको डिग्निटी के साथ जीना है। तो ये भी चीज़ जो है आर्टिकल 21 में मेंशन कर दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है पर्सनल लिबर्टी का आर्टिकल 21 में इसका वाइडेस्ट एम्प्लीट्यूड देखा गया है एंड उसको
इसके अंदर बहुत सारे राइट्स को इंक्लूड कर दिया गया कि बेसिकली पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या चीज़ें हैं जो आती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो है वो है आपका राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। तो मैंने पहले बता दिया कि आपको जीना सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको सर्वाइवल मांग रहा है, बट आपको इसलिए जीना है, इसके साथ साथ जीना है कि आपकी ह्यूमन डिग्निटी भी आपके साथ रहनी चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है उसने कहा राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए, कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो आपका ये मतलब हक है आपका कि आपको डिसेंट इन्वायरमेंट में रहना है, इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री आपका होना चाहिए, मतलब वाटर, ठीक है। कोई भी पानी जो होगा पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, एयर पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए, आपका राइट है। एंड साथ ही साथ हजार्डस इंडस्ट्री जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। यानी अगर कल की डेट में अगर मान लो कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे आप रहते हो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो आप इसके थ्रू जा सकते हो कि मेरा जो राइट टू लाइफ है वो कहीं ना कहीं छीना जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे इतने गंदे वातावरण में मुझे रखा जा रहा है, तो ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू लाइवलीहुड। इसके अंदर आता है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, फ्री एजुकेशन देना है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, ये भी आपका पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। इसके अलावा आपको राइट दिया गया है फ्री लीगल एड का, यानी जो भी लीगल एड है वो आपको दी जानी चाहिए। राइट दे रखा है अगेंस्ट सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट का, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका राइट है कि आप चाहो तो जो ट्रायल आपका चल रहा है उसको स्पीडी करवा सकते हो, ठीक है। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, डिलेड एग्जीक्यूशन, ट्रैवल अब्रॉड, जो बॉन्डेड लेबर होते हैं या कस्टल हरासमेंट होते हैं, सबसे थ्रू आपको राइट मिला है। साथ ही साथ राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड आपको मिलनी चाहिए, टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो कि हम देखते हैं काफ़ी डिले होता रहता है, तो वहाँ पे भी आपका राइट है। राइट टू ड्राइव आउट ऑफ अ स्टेट के बाहर आप ड्राइव कर सकते हो, फ्री फेयर ट्रायल होना है भी आपका राइट है। राइट टू प्रिजनर टू हैव अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो भी प्रिजनर है उसके पास राइट है कि उसे जो भी मतलब जीने के जो भी नेसेसिटी चीज़ें हैं वो भी उसे मिलनी चाहिए। ये नहीं कि भले वो प्रिजनर है तो आपके सारे राइट उसे छीन लो, आप उसे गंदी सी जगह में रख रहे हो, गंदा खाना खिला रहे हो, नहीं। भले वो प्रिजनर है, भले वो कैदी है, बट उसे अच्छी मतलब एक लाइफ को जीने के जो भी नेसेसरी चीज़ें चाहिए होती है वो सब उसे मिलनी चाहिए। राइट नेक्स्ट है राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंट्री एंड डिग्निटी के साथ उन्हें ट्रीट करना है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग नहीं होनी चाहिए, आप किसी भी पर्सन ने कोई भी अपराध किया है तो ठीक है उसको सजा दो, उसे हैंग करो, बट पब्लिकली आप सड़क के सामने पूरे लोगों के सामने चौराहा में आप उसको मार रहे हो तो वो गलत है। राइट टू रोड इन हिली एरियाज़ बनाना, राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी राइट है। इसके अलावा राइट टू रेपुटेशन, कि आपकी रेपुटेशन में कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए, वो सब राइट है। राइट ऑफ अपील फॉर जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, जो भी कन्विक्शन आपको दिया गया है मतलब कोई भी गिल्टी आपको प्रूफ किया है तो उसके थ्रू आप अपील भी कर सकते हो फर्दर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो राइट आपको दिया गया है। फैमिली पेंशन का राइट है। इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट बारफिटर्स, एंड आपको दिया राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। राइट टू स्लीप, आपको सोने तक का अधिकार है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड राइट टू अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी किसका पार्ट है, ये पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। ये लिबर्टीज़ आपको मिलनी चाहिए, कोई आपसे छीन नहीं सकता। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है। तो क्योंकि ये पहले ओरिजिनली पार्ट नहीं था आर्टिकल 21 का, बट इस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया इसलिए हम इसे आर्टिकल 21A में रखा गया है। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि स्टेट जो है वो प्रोवाइड करेगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को, ठीक है। फ्री भी होना चाहिए, कंपलसरी भी होना चाहिए एजुकेशन हर एक बच्चे को 6 से लेके 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी 6 साल से 14 साल तक के बीच के बच्चों को जो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन है वो स्टेट बेसिकली देगा, ठीक है। किस मैनर में, जो स्टेट डिटरमाइन करेगा, वरना स्टेट जिस तरीके से पॉलिसी बनाएगा, जो भी एक्ट लेके आएगा उसके थ्रू, स्टेट का मतलब यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, ठीक है। तो जो भी वो एक्ट लेके आएंगे, जिस तरह का मैनर वो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से बेसिकली 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब मेन चीज़ ये है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों का जो एजुकेशन है उसकी जिम्मेदारी वो खुद ले रही है। बट हुआ ये था कि पहले ये चीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में रखी हुई थी, ठीक है। बट क्योंकि वो DPSP में थी तो उसे इंप्लीमेंट करना या ना करना स्टेट के लिए लाइक ऐसा था कि अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी क्या जाता है, ठीक है, कोई ना सबको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। बट क्योंकि उस समय ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी इसलिए इसे फंडामेंटल राइट बनाना ज़रूरी समझा कि DPSP में तो ये इन्फोर्सेबल रहेगा नहीं। अगर मान लो कल को कोई पर्सन, कोई बच्चा अगर चाहे कि मुझे जो राइट दिया गया है उसके थ्रू जुडिशरी के पास जाए तो जुडिशरी तो बोलेगी भाई ये तो DPSP का पार्ट है तो आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। इसलिए इस चीज़ को पर्टिकुलरली आर्टिकल 21 में डाला गया और कंपलसरी अब ये क्या बन गया, आपका फ्रीडम मतलब फंडामेंटल राइट बन गया। नहीं, अब स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि आपको ये प्रोवाइड करके ही रहेगी। अगर मान लो कोई पर्सन जो 6 से 14 साल के बीच का है, अगर उसको एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पा रही है तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली और इन्फोर्स कर सकता है अपने इस राइट को, ठीक है, कि जो भी गवर्नमेंट है मुझे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रोविजन ने एक एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की है, ठीक है। तो ये आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एलिमेंट्री एजुकेशन को ही फंडामेंटल राइट बनाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं 6 से 14 साल के बच्चों का कहाँ तक पढ़ाई होती है, नॉर्मली 10 तक, ठीक है, 10 तक ही वो पढ़ाया जाता है। बट उसके बाद जो भी हायर एजुकेशन होगी, जैसे 11-12 हो गया, आपका प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया है, जैसे आपका ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, PhD है, तो वो सारी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को इसका पार्ट नहीं रखा गया, बिकॉज ऑलरेडी ये जो एजुकेशन है काफ़ी ज़्यादा
इसमें पैसा भी मतलब इतना तो पहले तो बात है, इतना फंड गवर्नमेंट लाएगी कहाँ से, कि हर एक बच्चे को एलिमेंट्री भी दे रही है, साथ साथ हायर एजुकेशन की फ़ीस भी बेसिकली माफ़ कर दे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ अभी अभी के लिए सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन को ही फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया है। अब मेन चीज़ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था तो कब इसे ऐड किया गया है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको ऐड किया गया है। इससे पहले जैसे कि हमने बात की पार्ट 4 जो कि हमारा DPSP का है, उसमें आर्टिकल 14 में ये चीज़ लिखा हुआ था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में, बट क्योंकि वो DPSP का पार्ट था, यानी डायरेक्टिव पॉलिसीज़ जो थी स्टेट को कैसे बनानी है उसमें था ये, बट क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं था तो कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा इसको कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं कर सकता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट आया। अब क्योंकि फंडामेंटल राइट अभी बन चुका है 6 से 14, तो ये आर्टिकल 45 में जो पहले ये 6 से 14 वाली बात की गई थी, अब क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है तो अब इसमें क्या होगा, तो इसलिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो आर्टिकल 14 में जो सब्जेक्ट था उसको चेंज कर दिया गया है। यानी पहले जब यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 की बात की गई थी, अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की है हर एक बच्चे को अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। यानी DPSP में जब से बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर 6 साल तक के बीच तक जो भी चाइल्डहुड केयर लगती है, मतलब वैक्सीनेशन है या फिर जो भी आप कह सकते हो, जो भी एजुकेशन थोड़ा बहुत होगा, तो वो सारी चीज़ें किसका पार्ट हो गया अब DPSP का। तो यानी 6 साल तक की एज तक DPSP में रहेगा, यानी स्टेट को इस रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बट वो इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा, ठीक है। बट 6 के बाद यानी 6 से 14 साल के बीच में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, जिसे स्टेट को हर हालत में बेसिकली पूरा करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इस अमेंडमेंट ने बेसिकली एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी है, ठीक है। ठीक है, तो आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट को तो चेंज किया ही है, बट साथ साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी है आर्टिकल 51A, जो कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखोगे उसमें आर्टिकल 51A के तहत एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई है, जहाँ पे बोला हुआ है कि हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, ठीक है, अपने बच्चे के लिए। मतलब यहाँ पे बेसिकली एक माता पिता की एक ड्यूटी बना दी गई है इसके तहत कि वो अपने बच्चे के लिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दें, कहाँ से 6 से 14 साल के बीच तक, ठीक है। यानी एक माता पिता की भी ड्यूटी है, ठीक है, कि उन्हें इस ड्यूटी को फॉलो करना पड़ेगा और अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो भी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी आती है वो उन्हें प्रोवाइड करवाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में ऐसा क्या हुआ जिसके थ्रू ये सब चीज़ें आई। तो अब हम देखेंगे कि जो ये बेसिकली जो राइट लाया गया है फंडामेंटल राइट 2002 में, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जब इसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसा नहीं था कि पहले से इस पे बातचीत नहीं चल रही थी। यानी हम देखोगे बैकग्राउंड में 1992 में ही हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिक्लेयर कर दिया था कि फंडामेंटल राइट होना चाहिए एजुकेशन का टू अप टू एनी लेवल इंक्लूडिंग द प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करके एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दीजिए, ठीक है, और आप कोशिश कीजिए एक लेवल सेट कर दीजिए जहाँ तक भी आपको प्रोवाइड करना है इस फ्री एजुकेशन को, चाहे उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन भी हो, मेडिसिन इंजीनियरिंग वगैरह भी, ठीक है। बट 1993 में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया फिर से कि फंडामेंटल राइट होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन का इन द राइट टू लाइफ एंड अंडर आर्टिकल 21। यानी कि हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा राइट है अंडर आर्टिकल 21, जहाँ पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, उसके अंदर ही हमारा प्राइमरी एजुकेशन भी होना चाहिए फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो 1993 में कह दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पे 1993 में ये भी कहा गया कि जो हर एक बच्चा है, ठीक है, जो हर एक सिटीज़न है हमारे कंट्री का, उसके पास राइट होना चाहिए कि उसके पास फ्री एजुकेशन हो अंटिल ही कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स, एंड जब तक 14 साल उसके पूरे नहीं हो जाते तब तक की जो एजुकेशन का जो पूरा का पूरा मतलब जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। बट अब बात करें 14 साल की बात, तो देन आफ्टर उसने कहा कि जो राइट टू एजुकेशन है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी कैसे, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट कैसा है। यानी कि 14 साल तक तो उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट बना दिया जाएगा फ्री एजुकेशन को। बट 14 साल के बाद कि फ्री एजुकेशन देना है नहीं देना हायर एजुकेशन में या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज पे, वो डिपेंड करेगा कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी कैसी है, मतलब हमारी कंट्री के पास का इतना पैसा है कि हम हर एक बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे हर एक सिटीज़न को देने की बात की जा रही है। आप सोच सकते हैं हमारे देश में 135 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से आप सोच सकते हैं हर बार जो है कितने ही बच्चे हैं जो निकल के आते हैं। आप उन सबको आप हायर एजुकेशन या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में आप कैसे अभी क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, अभी हम डेवलप कंट्री का पार्ट नहीं है, अभी हम भी डेवलपिंग फेज पे हैं। तो क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें उनके हायर कोर्सेज में और या फिर PhD कोर्सेज में, तो जब तक वो हमारी अच्छी नहीं हो जाती तब तक आगे की जो फ्री एजुकेशन है वो अभी नहीं करनी चाहिए, बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, ठीक है। तो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी कैसी है और डेवलपमेंट कैसा है हमारे स्टेट का। तो स्टेट मतलब कंट्री की बात कर रहे हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट कैसा है, हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी नहीं है तो अभी तक के लिए रोक दो, सिर्फ 14 साल तक के बच्चों को ही जो है एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करो। बट जैसे ही हमारे जो कंट्री की जो डेवलपमेंट अच्छी होगी, हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी होगी, हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम हर एक बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए या फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, तो तब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बट जब तक नहीं है, जब तक 14 साल के बच्चों को तो दो। तो ये बात 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी थी।
क्योंकि उस समय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो फिर पार्लियामेंट ने एक राइट लेके आए, राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। तो ये एक्ट आ गया था, एंड इस एक्ट में बेसिकली बोला गया था कि हर एक चिल्ड्रन जो है उसके पास राइट है कि वो प्रोवाइड करे, उसको फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, सेटिस्फैक्टरी एंड इक्विटेबल इक्वालिटी इन द फॉर्मल स्कूल। मतलब ऑब्वियसली आपको एजुकेशन तो प्रोवाइड करनी है, बट ये भी ध्यान रखना कि एजुकेशन जो है अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपने भले ही फ्री एजुकेशन कर दिया है गवर्नमेंट स्कूलों में, बट वहाँ पे क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं मिल रही है, तो क्वालिटी का भी आपको ध्यान रखना है कि वो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन बच्चे को मिले, जो सेटिस्फाई करे सर्टेन एसेंशियल नॉर्म एंड स्टैंडर्ड को, यानी जो पर्टिकुलर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड जो भी डिसाइड किए गए हैं, तो वो सारे नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को वो सेटिस्फाई करती हो, इस तरह की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं, आज के डेट में उनकी जो एजुकेशन है, आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा उतनी अब बेहतरीन नहीं रह गई, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी की अगर बात की जाए तो उसमें इंप्रूवमेंट लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे टीचर की एफिशिएंसी हो उनकी, क्योंकि टीचर्स भी अगर इतने एफिशिएंटली गवर्नमेंट स्कूलों में हमने देखा है काम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उनको इस बात का होता है कि तनख्वाह तो हमें मिल ही जाएगी, और नॉर्मली बच्चे के अपने ट्यूशन्स वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे पढ़ ही लेंगे, तो इतना एफिशिएंटली टीचर भी नहीं पढ़ाते, तो इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है। भले ही उन गवर्नमेंट स्कूलों में आज की डेट में हाई फाई सोसाइटी के लोग नहीं जाते, बट आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करे, ताकि वो बच्चे कल को जब वहाँ से बाहर निकले तो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ कम्पीट कर सकें, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं प्राइवेट स्कूलों में भले ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उनको एक जो चीज़ें आई थिंक 8th या 9th क्लास में एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है, वही चीज़ें वो 2nd या 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं सिलेबस वाइज भी वो कितना एडवांस कर देते हैं अपने बच्चों को, तो उस चीज़ का होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में भी करिकुलम में, इस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, ठीक है। बाकी हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल हो या कॉलेजेस हो, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादातर आप देखोगे प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि राइट जो हमें मिला है एजुकेशन का, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा राइट जो है आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज हमने आर्टिकल नंबर 20 देखा, आर्टिकल 21 देखा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ठीक है। बाकी जो फर्दर के राइट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उसका आंसर जल्दी से जल्दी आपको देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।